समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और वीकेंड पे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की शादी अंजाम पाई और इस शादी में बहुत सारी वायरल फोटोज़ भी हमें नजर आई जिसमें मरियम औरंगज़ेब की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी बहुत ही खूबसूरत थी। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और दुल्हन शानज़ रोहेल ने भी बहुत ही खूबसूरती से अपने तीनों दिन को कैरी किया। इसी हवाले से बात करेंगे कि पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ अपनी खूबसूरती को किस तरह से मेंटेन करते हैं, कौन से ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाते हैं, और इन सब बातों पर बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर रुबाब जाफरी जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम ग्रेट। डॉक्टर साहिबा, जुनैद सफदर की शादी हमारे लिए एक ट्रीट थी। सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आ रही थी सब बहुत ज़्यादा खुश थे, हैरान थे। जो ट्रांसफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब ने ली है वो तो लाइमलाइट में सबसे आगे रही हैं। दूल्हा दुल्हन को भी उन्होंने छोड़ दिए पीछे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एज एन एस्थेटिक फिजिशियन क्या कहना चाहेंगी? So in the eyes of aesthetic physician, first of all, I really appreciate the efforts जो मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए की हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर हम देखते आए हैं उनकी पिक्चर्स। शुरू में तो ऐसा लगा था कि AI एडिटेड है, क्योंकि एकदम से ड्रास्टिक कैसे चेंज हो सकता है वेट। लेकिन अगर आप देखें उनकी फुल पर्सनैलिटी तो उनका मैसिव वेट लॉस है सबसे पहले। इट कैन बी थ्रू मेडिकेशंस जैसे कि ओज़ेम्पिक, मॉन्जरू काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, एंड इट कैन बी थ्रू एक्सरसाइज या प्रॉपर डाइट प्लान। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि चलो अगर जब वेट लॉस होता है तो स्किन तो सैग हो जाती है, वो भी दिखनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी स्किन बिल्कुल भी सैग हुई दिखती नहीं। बहुत ग्लोई उनका फेस था, बेशक मेकअप भी था लेकिन उनका जो फेस पे ग्लो था। और उसके बाद जो नोज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट उनकी नोज़ थी कि वो इस तरह से कैसे एकदम शार्प हो गई, क्या प्रोसीजर्स थे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो उनकी स्किन सैगिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी स्किन के टाइटनिंग प्रोसीजर्स भी कराए हैं। इट कैन बी सर्जिकल फेस लिफ्ट, इन माई ओपिनियन इट्स नॉट अ फैक्ट, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो उनको देख के लगता है इट कैन बी अ सर्जिकल फेस लिफ्ट, इट कैन बी नॉन इन्वेसिव जैसे कि पीडियो थ्रेड फेस लिफ्टिंग होती है, जिसमें जो आपकी जो सैगिनेस आनी थी उनकी एज के अकॉर्डिंग या जो वेट लॉस है वो नहीं आई तो स्किन टाइट हो गई है। ठीक है। अब अगर आप उनके नोज़ की बात करें तो अगर आप उनकी पहली पिक्चर्स देखते हैं तो उनका नोज़ जोन है वो काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है। इसमें एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का काफ़ी रोल है। इसमें उन्होंने मे बी बॉटॉक्स करा सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो नोज़ होता है वो स्लिम हो जाता है। लिक्विड राइनोप्लास्टी करा सकती हैं जिसमें आपका जो ब्रिज अगर आप उनका देखें तो वो काफ़ी उठा हुआ है। पहले जो उनसी पिक्चर्स हैं उसमें काफ़ी वो नीचे है, तो ये भी थ्रू बॉटॉक्स हो सकता है या लिक्विड राइनोप्लास्टी थ्रू फिलर्स, इट कैन बी पॉसिबल, या मे बी अगर उन्होंने करवाया हो तो सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी हो सकती है। अच्छा, चले नोज़ की बात तो कर ली, लेकिन मरियम औरंगज़ेब की हम जो जॉ बोन देखते हैं ना वो पहले चले वेट गेन भी था, हर चीज़ थी, लेकिन पहले उनका जो फेस है वो स्क्वायर था। अभी जो पिक्चर्स देखी है उसमें जॉ बोन बहुत शार्प है और चिन भी उनकी बहुत शार्प है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोसीजर करवाए गए हैं? या डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बिफोर देखें इट इज़ ब्रॉड। हाँ, इट कैन बी उन्होंने मैसिटर बॉटॉक्स कराया हो। अब मैसिटर बॉटॉक्स में ये होता है कि जो हमारे ये साइड पे मसल्स होते हैं जिससे फेस थोड़ा कुछ लोगों का ब्रॉड दिखता है। इट कैन बी इशू ऑफ क्लेंचिंग, ग्राइंडिंग, तो उसकी वजह से जब हम मैसिटर बॉटॉक्स करते हैं तो जो आपके साइड वाले मसल्स होते हैं वो स्लिम हो जाते हैं, जिससे आपका जो ब्रॉड फेस होता है वो वी शेप फेस दिखता है। इसके अलावा उन्होंने जॉ लाइन फिलर्स भी वो करा सकते हैं, लाइक जो आपकी फुल डेफिनेशन जॉ लाइन की देते हैं। चिन फिलर उनका बहुत प्रोमिनेंट है, अगर आपने उनके बिफोर पिक्चर्स देखे हैं तो उसमें यहाँ पे आपको डिम्पल फील हो रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ उनकी चिन है, लेकिन अब रीसेंट पिक्चर्स में उनके फुल वी शेप फेस जिस तरह स्नैच्ड फेस होता है वो दिख रहा है। हाँ, चलिए बॉलीवुड की अगर बात करें तो हम अक्सर खबरों में देखते हैं करीना कपूर ने, कटरीना कैफ ने अपनी जॉ बोन बहुत ज़्यादा शार्प करवाई है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गम्स या कुछ जो टीथ हैं बैक पे वो भी निकलवाए हैं। तो क्या मरियम औरंगज़ेब ने भी ये वाला प्रोसीजर करवाया है या फिर 3D फेस लिफ्टिंग या फिर 9D फेस लिफ्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं उनके हवाले से, सिर्फ वही करवाया है? अच्छा, इसमें कुछ सर्जिकल भी ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं, जिस तरह जो बोन रिडक्शन ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं जिस तरह आप कह रही हैं। लेकिन अब अगर आपने उनकी बिफोर पिक्चर्स देखी हैं उनमें उनकी डबल चिन भी वाज़ेह तौर पर है। तो जब हम डबल चिन के ट्रीटमेंट्स करते हैं, लाइक एंडोलिफ्ट सर्जरी हो गया, डिऑक्सीकॉलिक इंजेक्शंस के बेला हो गया, जिसमें क्या होता है कि जो आपका फैट होता है डबल चिन का वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो आप खुद देखेंगे, और यहाँ भी इवन आपके जो फेस स्लिमिंग इंजेक्शंस भी होते हैं। अच्छा,
जिसमें जो आपका फेस का फैट होता है वो भी डिसॉल्व हो सकता ठीक है। तो पॉसिबली अगर उन्होंने अपना ये जॉ लाइन का रीजन अगर फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवाई या एंडोलिफ्ट सर्जरी करवाई है तो उसमें भी उनकी जो जॉ की शेप है वो चेंज हो सकती है, बट इट कैन बी अ सर्जिकल लिफ्ट एज वेल। आपने राइनोप्लास्टी की भी बात की, आपने फेस लिफ्टिंग की भी बात की, और उसके बाद फिर जॉ बोन कॉन्टूरिंग की भी बात की। इन सब का ड्यूरेशन कितना होता है और ये प्रोसीजर किस तरह से शुरू करते हैं एस्थेटिक फिजिशियन या फिर जो सर्जरी जो स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जिकल, वो लोग किस तरह से करते हैं? अच्छा, इट डिपेंड्स। अगर आप नॉन इन्वेसिव करा रहे हो, मतलब ये सर्जरी नहीं होती, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स होती हैं राइनोप्लास्टी की। अच्छा। जैसे मैंने आपको स्लिमिंग, नो स्लिमिंग के लिए अगर हम बॉटॉक्स यूज कर रहे हैं तो इट्स जस्ट अ 5 मिनट प्रोसीजर। अच्छा। जिसमें आपके नोस्ट्रल्स के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसमें हम इंजेक्टेबल जो सा हमारा बॉटॉक्स होता है वो हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे वहाँ का मसल रिलैक्स हो जाता है, तो आपका नोज स्लिम हो जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो 1 हफ्ते से 10 दिन तक आ जाता है। अच्छा। अगर आप लिक्विड राइनोप्लास्टी की बात करें, ये भी कोई सर्जरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपना नोज का जो ब्रिज है वो थोड़ा डिफाइन करना है या उसको लिफ्ट करना है तो हम नोज की ब्रिज के ऊपर हल्का सा फिलर करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी नोज की शेप आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप मैसिव चेंज देखें, थ्रू आउट चेंज देखें कि ये परमानेंट, ये सारे अच्छा जो मैंने ट्रीटमेंट्स बताए हैं ये टेम्परेरी हैं। अच्छा। इनकी एक ड्यूरेशन होती है। जैसे अगर मैंने फिलर की बात की है तो ये 6 मंथ से 1 ईयर, अच्छा, बहुत ही लोगों का 1.5 साल तक चल जाता है। उसके बाद नोज अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह बॉटॉक्स से वो भी 6 मंथ्स, कुछ लोगों का 9 मंथ्स तक उसकी ड्यूरेशन होती है। तो उसका भी जब इफेक्ट खत्म होगा तो आपका नोज दोबारा से ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने सर्जिकल राइनोप्लास्टी कराई है तो उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो नोज का टिश्यू होता है, एक्स्ट्रा टिश्यू नॉस्ट्रल्स की साइड पे, वो जो प्लास्टिक सर्जन है वो कट करते हैं, उसको दोबारा से सूचर करते हैं, तो वो परमानेंट है, उसमें आपकी नोज वैसे ही रहती है। ठीक है। डॉक्टर साहिबा ने हमें प्रोसीजर का ड्यूरेशन भी बता दिया और किस तरह से प्रोसीजर होता है वो भी बता दिया, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब पिछले कुछ दिनों से मंज़िर आम से गायब थी और उनके जो फ़राइज़ से उनकी अंजामदही उज़मा बुखारी भी कर रही थी, अता तारर साहब भी कर रहे थे। आगे चलते हैं। शादी में मरियम नवाज़ भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, नो डाउट उनका हक है खूबसूरत लगना, क्योंकि अपने बेटे की शादी पे जो माओं को खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मरियम नवाज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत प्रेज़ भी कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने कौन कौन से प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं? अच्छा, राइट नाउ अगर हम उनको तो थ्रू आउट ही देखते रहे हैं कि उनकी जो उनसे उनके स्किन पे अच्छा सा ग्लो आता है, उनकी जो स्किन है वो बहुत टाइट लगती है, आईब्रोज उनकी बहुत लिफ्टेड हैं, कोई रिंकल नहीं है। लेकिन अभी अगर रिसेंट उनकी फोटोग्राफ्स देखें तो उनका जो लिप फिलर है हल्का सा वो प्रोमिनेंट है इस दफ़ा, और उनकी स्माइल में भी आपने थोड़ा सा देखा होगा, तो शायद उन्होंने थोड़ा सा बॉटॉक्स कराया अपनी स्माइल लाइन एरिया में, जिसकी वजह से उनके जो लिप्स हैं वो थोड़े फ्लिप्स से लग रहे हैं, थोड़ा सा लिप फिलर उनका ज्यादा लग रहा है। तो इट रियली सूट्स हर, उनके स्किन पे तो माशाल्लाह हमेशा से ग्लो होता है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि वो अपनी जो उनसी अपने आप को मेडिकली फिट रखती हैं, अपनी जो अपीयरेंस है वो मेंटेन करती हैं। अच्छा, ये जो लिप फिलर मरियम नवाज़ साहिबा ने करवाया है, क्या वो एक्सेसिव हो गया या फिर वो ख़राब हो गया? नहीं, आई थिंक इट्स डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए। हमें लग रहा है कि अच्छा हाँ लिप फिलर प्रोमिनेंट है। आपने मरियम औरंगज़ेब का भी देखा होगा, उनके लिप्स बहुत पहले स्लिम थे और अब थोड़ा सा उनका भी लिप फिलर है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। अगर आप मरियम नवाज़ का देखें तो उनका लिप फिलर हम देखते आए थ्रू आउट कि उनका अपर लिप जो पहले था वो बहुत थोड़ा सा नीचे की तरफ था, लेकिन अब वो फ्लिप हुआ हुआ है। और शायद अब मेकअप की वजह से जिस तरह आप आउटलाइंस वगैरह करते हैं तो वो ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवरफिल हुआ हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। कुछ लोगों को मरियम नवाज़ साहिबा बहुत खूबसूरत भी लग रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो उन्होंने लिप फिलर्स बहुत ज़्यादा करवा लिए हैं और वो ओवर लग रही है, या उनकी स्माइल जो है वो आर्टिफिशियल लग रही है। अच्छा, जो ग्लो है, चले बेटे की शादी है, खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो ग्लो नेचुरल था या उसका भी कोई प्रोसीजर, कोई ट्रीटमेंट मरियम नवाज़ साहिबा ने करवाया था? वो ग्लो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? एक तो नेचुरल ग्लो होता है जो माशाल्लाह उनके फेस पे है और बेटे की शादी की खुशी में तो आना ही है। दूसरा अगर हम देखें तो उनकी थ्रू आउट द ईयर्स भी स्किन ग्लो करती है। बिल्कुल। तो इसमें स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट्स, जो कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज होती हैं, उनका बहुत रोल होता है। अगर आप एजिंग में जा रहे हैं
तो आपने अपनी स्किन को मेंटेन करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आम खवातीन होती हैं, अगर उनका फेस देखा जाए तो विद टाइम उनका ग्लो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम सेलिब्रिटीज़ या मरियम नवाज़ को देखें तो उनका तो ग्लो है। अब ये कैसे पॉसिबल है? डिपेंड करता है। अगर आप अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं तो आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज आ जाती हैं आजकल। सेलमन डीएनए, एक्सोसोम्स, पीडीआरएन, ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करते हैं। आम खवातीन, हमारा भी इवन विद एज कोलेजन कम हो रहा है तो हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आता, कम आता है। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स लें तो वो हम ग्लो को मेंटेन रख सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स बेसिकली आपकी स्किन में जो प्रोटीन है उसको बूस्ट अप करते हैं, जो कि विद टाइम कम हो रही होती है। तो इट्स एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, जिससे ये होता है कि आपकी स्किन प्लम्प हो जाती है, हाइड्रेशन आ जाती है, कोलेजन बन जाता है। तो जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते, उनकी मेंटेनेंस हो जाती है। और जब स्किन अंदर से हाइड्रेट होती है तो स्किन खुद ही ग्लो करती है। मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में इसमें तो बात में कोई शक ही नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा। और इस चीज़ का फ़ायदा पूरे पंजाब में जो ख़वातीन के दरमियान में हम देखते हैं कि ख़वातीन अपना ख्याल रखना शुरू हो गई हैं। जो मिड 40s में या 50s में थी, अब उन ख़वातीन को भी होता है कि हमने वेट लॉस करना है या अपनी मेंटेनेंस को बरकरार रखना है, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना है और हमें खूबसूरत लगने के लिए प्रोसीजर्स भी करवाने हैं। और मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अब बच्चे भी संभालें, अपना घर भी देखें और उसके बाद अगर जॉब कोई ख़वातीन कर रही हैं या अपने करियर को लेकर चल रही हैं उसके साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी ख्याल रखें। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और जहाँ पर ट्रोलिंग हो रही थी मरियम नवाज़ साहिबा को लेकर, वहाँ पे बख्तावर भुट्टो आगे मैदान में आई हैं और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छा प्रेज़ किया है कि हर माँ को खूबसूरत लगने का हक़ है। और इसके साथ साथ शर्मिला फारूकी ने भी इस चीज़ को बहुत तारीफ़ में लिया है कि वो भी चाहती है अपने बेटे की शादी में वो इतना ही खूबसूरत लगें। तो आगे बढ़ते हैं, दुल्हन की बात करते हैं। शानज़े रोहेल, जो कि अब शानज़े जुनैद सफ़दर बन चुकी हैं, तो उनका भी एक बहुत खूबसूरत सा ग्लो हमने देखा। हालांकि बहुत मिनिमल मेकअप था और मिनिमल ज्वेलरी के साथ वो आई थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने कौन कौन से ट्रीटमेंट करवाए हैं या फिर वो नेचुरल ब्यूटी हैं? अच्छा, इट्स वेरी, अगर उनकी भी बिफोर पिक्चर्स आई थिंक काफ़ी वायरल थी। तो उसमें उनका जो लिप्स थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है। अब उनके आप शादी की पिक्चर्स देखें तो उनके लिप फिलर्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने भी अपना जिस तरह स्किन टाइटनिंग हाइफू ट्रीटमेंट लिया है फॉर द जॉ लाइन और लिप फिलर्स लिए हैं, जिनसे उनके जो लिप्स हैं वो काफ़ी हाइड्रेटेड और जितना उनको रिक्वायर्ड अमाउंट था उन्होंने अपनी वो लुक जो उनसी है वो उनके अपीयर हो रही है। लेकिन काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये ओवरफिल्ड लिप्स हैं। ठीक है, उसको डक लिप्स भी कहा जाता है, रशियन लिप्स भी कहा जाता है, जो कि आम लोग पसंद नहीं करते इतना। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हर क्लाइंट का, हर पेशेंट का अपना रिक्वायरमेंट होता है। किसी को अपना अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है या अपने फीचर्स एनहांस करने हैं तो वो उतना फिलर रिक्वायर्ड जोन्स है वो उतना इंजेक्ट करवा सकता है। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि ये लिप फिलर्स बहुत ओवरफिल्ड हैं तो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने लिप फिलर्स हो सकते हैं। दैट इज़ नेचुरल। डॉक्टर रुबाब, सोशल मीडिया पे फिर दोबारा से वही एक बहस चढ़ गई है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो इतने प्रोसीजर्स करवाती हैं, ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाती हैं, अब उनके साथ साथ एक कंपेटिटर आ गया उनकी बहू के रूप में कि उनकी बहू भी वही ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, प्रोसीजर करवाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी? लाइक साल 6 महीने के बाद आपको दोबारा से रीन्यू करवाने पड़ते हैं सारे प्रोसीजर्स? यस, डेफिनेटली। जितने भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको रीन्यू दोबारा से उसकी टॉप अप डोजेस लेनी पड़ती हैं। जिस तरह लिप फिलर्स हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिलर यूज़ कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1.5 ईयर्स। इसके बाद आपके जो लिप्स हैं जो आपने फिलर करवाया वो डिफ्लेट हो जाएंगे, आपको दोबारा से फिलर करवाना पड़ता है। तो ये सारी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स हैं, आपने दोबारा लेने होते हैं। ये कोई सर्जिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लिप फिलर कराएं तो हमेशा से ही आपके जो लिप्स हैं वो फिल्ड रहेंगे। ये इन ट्रीटमेंट्स की ये एक अच्छी बात होती है कि अगर आप लिप फिलर कराते हो तो जो फिलर होता है वो थोड़ा सा लिप्स में आपका कोलेजन खुद से बना देता है। अच्छा, तो मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और कुछ लोगों को इतनी ड्यूरेशन गुजर जाती है और फिर भी लोग उनको कहते हैं कि अच्छा आपके तो लिप्स अभी भी वैसे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उनको? ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो जो फिलर होता है वो थोड़ा सा आपका लिप्स में कोलेजन इंड्यूस कर देता है, हाइड्रेशन बरकरार रखता है, जिससे आपके जो लिप फिलर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए और स्टे कर जाते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है। मरियम नवाज़ साहिबा की बेटियों की अगर हम बात करें, महनूर सफ़दर और मेहरुन्निसा सफ़दर,
उनमें भी ड्रास्टिक चेंज आया, स्पेशली महनूर सफ्दर, क्योंकि अगर हम उनकी टीनेज वाली तस्वीरें देखें तो उसमें वो थोड़ी वेट गेन भी था उनका, और इसके अलावा उनकी रंगत भी थोड़ी सांवली थी। लेकिन अब शादी में हमने देखा, चले मेकअप के अलावा भी जो उन्होंने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कौन कौन से ट्रीटमेंट्स और करवाए हैं? डिपेंड्स, क्योंकि उनकी तो अभी इतनी एज भी नहीं है। हाँ। तो उनकी जो स्किन ट्रीटमेंट्स है वो यही है, जिस तरह ब्राइटनिंग, ग्लो, ड्रिप्स हो जाती हैं, या आप स्किन बूस्टर्स ले लेते हो, माइक्रो नीडलिंग ले लेते हो, PRP, PRF। अब तो इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि वो आपको कोई भी, अगर आपका इवेंट है, इवन सेमी परमानेंट मेकअप, बिल्कुल, आपका कोई भी इवेंट है तो आप वो ट्रीटमेंट्स अगर कराओ तो आपका इवेंट बहुत अच्छी तरह गुजर जाता है, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है। हाँ। जिस तरह स्किन बूस्टर्स हैं वो जब इंजेक्ट होते हैं या हम उसकी मीजोथेरेपी करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई भी इवेंट आपका आ रहा है तो आपको ग्लो आ जाएगा उसका फेस पे। तो डेफिनेटली उन्होंने भी ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स या फेशियल्स लिए होंगे। अच्छा, हमने देखा कि जो शानज़े रुहेल हैं उनका फेस, अगर हम फेस कलर की बात करें या हम रंगत की बात करें तो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, और सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि अब गोरी रंगत का ज़माना नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एस्थेटिक फिजिशियन हैं, आपके पास ख़वातीन अब गोरी रंगत के लिए आती हैं, या फिर वो चाहती हैं कि नहीं हमारा यही लुक रहे लेकिन हम खूबसूरत रहें? बोटॉक्स हो गए या एप्पल ऑफ चीक बढ़ाने हो या लिप फिलर्स करवाने हो, सिर्फ वो, और बाकी कलर उनका एज इट इज़ रहे? हाँ, अब ऐसा ही मोस्टली होता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी का स्किन आपको पता है डलनेस आ गई है सन एक्सपोजर की वजह से, तो वो चाहती हैं कि हमारा कलर जोन से इवन टोन हो जाए, एशियन कॉम्प्लेक्शन। हाँ। जी, मोस्टली क्लाइंट्स तो इवन ये भी कहते हैं कि हमें गोरा नहीं होना, ठीक है, हमारा बस आप कलर इवन कर दें, स्किन पे बस ग्लो आ जाए। हाँ। हमें, क्योंकि वैसे भी इट्स अ फैक्ट कि आपका जो जेनेटिक कलर है वो चेंज नहीं हो सकता। इवन जो अभी हम ट्रीटमेंट्स भी करते हैं ना, तो वो आपका कलर बस इवन करता है, जो आपका ओरिजिनल कलर होता है या जो वक्त के साथ डलनेस आती है उसको कम करता है। कोई भी दुनिया में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपका जेनेटिक कलर ही चेंज कर दे। ये सारे मिथ्स हैं कि IV ब्राइटनिंग ड्रिप्स या ग्लो ड्रिप्स ने लोगों को गोरा कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपका ओरिजिनल कलर है वो उसी को मेंटेन करता है, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्किन कोरियन की तरह हो जाए या हमारा स्किन बहुत एकदम से ड्रेस्टिकली जो उनसे हम गोरे हो जाएं। हमारा जो कलर होता है वही रहता है, और एशियंस का तो बहुत अच्छा वीटिश सा कॉम्प्लेक्शन है। हाँ। जो कि बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत अच्छा माना जाता है। वो टैन स्प्रेज यूज करते हैं जस्ट टू गेन दिस कॉम्प्लेक्शन। तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्शन है, और बाकी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल। डॉक्टर रुबाब, मरियम औरंगज़ेब पे भी बात हो गई, मरियम नवाज साहिबा पे भी बात होगी, शानज़े रुहेल पे भी बात होगी, अज़मा बुखारी के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हम उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं? क्योंकि सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जब से मरियम नवाज साहिबा पंजाब के इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने अपनी इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं उनको बहुत खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म किया है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सो डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट कि जब आप खुद ग्रूम होते हो या आपने खुद कुछ कराया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब अपने आसपास की जो ख़वातीन हैं उनको भी मोटिवेट करें, इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पायर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह आपने बात की कि उनका मैसिव जो उनसे पहले वेट गेन था, तो अब उनका काफ़ी वेट लूज हो, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ओबेसिटी ये तो एक डिजीज़ है, इसको वैसे भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिस्क आ सकते हैं। तो उनका अगर आप देखें तो उनका भी काफ़ी वेट लॉस है, और उनकी जो फेस लिफ्टिंग है, काफ़ी अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग है, और उनका स्टाइल जो उनसे आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि उन्होंने ग्लासेस अपने रिमूव किए पूरी शादी में, और कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनका जो एक लुक है, मेकअप के साथ जो उनका लुक आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए, ये तो पॉलिटिशियंस हो गए। अब हम बात करते हैं ज़रा पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के हवाले से। आपको क्या लगता है कि हानिया आमिर ने कौन कौन सा ट्रीटमेंट करवाया? आई रियली, इन माई ओपिनियन, मुझे लगता है कि उन्होंने लिप फिलर्स कराए हैं और चीक फिलर्स। ठीक है। और आई थिंक उन्होंने अपनी आईब्रोज को भी जो उनसे वो लाइट सा, जिस तरह आईब्रोज की स्ट्रोक्स जो उनसे होते हैं वो प्रोमिनेंट किए हैं। तो आई फील लाइक लिप फिलर्स डेफिनेटली, चीक फिलर्स एंड मे बी जॉ लाइन फिलर्स एज वेल। क्योंकि हमने जब उनके पुराने ड्रामास देखे हैं ना, तो उनका चले लिप जो थे वो बहुत ज़्यादा श्रिंक थे, और डिम्पल भी इतना ज़्यादा बनता नहीं था। तो क्या डिम्पल भी उन्होंने इन्हांस करवाया? ये एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, और कुछ सर्जिकल भी हैं जिसमें आप डिम्पल भी अपना बनवा सकते हो। तो इट्स माई ओपिनियन, बट मे बी उनका जो डिम्पल है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जो उनके फेस पे प्रोमिनेंट है, दैट्स चीक फिलर्स, चिन फिलर एंड लिप फिलर्स। और व्हाट अबाउट महविश हयात?
उनके बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमने वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी और अब तो लोग उनको बाकायदा क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने ये प्लास्टिक लगना शुरू होगी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स करवा लिए और जो अब अच्छे नहीं लग रहे। तो आप बीइंग एस्थेटिक फिजिशियन क्या कहना चाहेंगी, क्या उन्होंने एक्सेसिव प्रोसीजर्स करवा लिए जो अब सूट नहीं कर रहे? आई थिंक उन्होंने अपना फेस लिफ्ट कराया है और उनके अगर आप नोज भी देखें तो इट्स वेरी शार्प, तो इट कैन बी लिक्विड राइनोप्लास्टी, नो स्लिमिंग एज मेंशन। ठीक है, पहले मैंने आपको मेंशन किया, डेफिनेटली लिप फिलर्स एंड चीक फिलर्स। और उनकी जो जॉ लाइन है वो भी आपने देखी होगी कि वो भी थोड़ा चिन फिलर के साथ काफ़ी स्नैच्ड है, तो जॉ लाइन फिलर्स एज वेल। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये सारे कोलेजन इंडक्शन थेरेपी, स्किन बूस्टर्स लेते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनकी स्किन जो उनसी है वो इतनी जल्दी एजिंग नहीं करती जो कि एक आम बंदे की कर जाती है। इनकी स्किन पे फिर भी ग्लो रहता है। तो सो स्किन बूस्टर्स एंड कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज एज वेल। अच्छा, मैं भी याद कि जब हम पास्ट में किए गए कुछ ड्रामास की बात करें तो उसमें उनका कलर कम्प्लेक्शन डस्की था, अभी उनका कलर कम्प्लेक्शन हमने देखा है पिंक फेयर है। तो क्या उन्होंने वाइटनिंग ट्रीटमेंट की तरफ भी आई हैं, अपना कलर कम्प्लेक्शन भी उन्होंने चेंज करवाया है? यस, डेफिनेटली ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने पहले बात की है। अगर आपका कलर डल है और आपको फील होता है कि आपका पहले कलर जो जेनेटिक कलर है वो तो ऐसा नहीं था, तो आप ब्राइट हो सकते हो। दे आर स्किन केयर ट्रीटमेंट्स, दे आर ब्राइटनिंग कॉकटेल्स, मीजोथेरेपीज, आईवी ब्राइटनिंग ड्रिप्स, जो कि आप अगर लगवाओ तो आपका जो कलर टोन है 1 से 2 जो शेड है वो लाइट हो सकता है, यानी ब्राइट हो सकता है। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स। कोई भी बंदा ऐसा नहीं, एज मैंने पहले भी मेंशन किया, कि एकदम से गोरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जस्ट आपका जो कलर है वो इवन हो जाता है। आप सन ब्लॉक और ये चीज़ें लगाते हो तो आपकी डलनेस नहीं आती, तो आपको लगता है कि हम गोरे हो गए, वैसा नहीं होता। आपकी डलनेस खत्म हो जाती है और आपकी जो स्किन टोन होती है वो इवन आउट हो जाती है। ठीक है। और सज्जल अली के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं या उनके फैंस कहते हैं कि इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाए या अगर करवाए हैं तो बहुत मिनिमल हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उनकी जो खूबसूरत बड़ी आंखें हैं और लिप्स हैं या फिर जो जॉ बोन है, क्या वो नेचुरल है? इट्स नेचुरल थोड़ा सा, लेकिन अगर आप देखिए कि उनके बहुत नेचुरल लिप फिलर्स हुए हैं और उनकी जॉ लाइन पे भी बहुत नेचुरली और बहुत अच्छे तरीके से फिलर्स हुए हैं जो पता नहीं लगते। अच्छा, तो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये अपना टचअप करवाते रहते हैं विथ टाइम, और जो आम ऑडियंस को किसी किसी को पता लग जाता है, किसी को नहीं। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट उनका जो भी टचअप्स हुए हैं वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि वो इतने अरसे से काम कर रही हैं और हमने देखा है कि उनकी एजिंग हो ही नहीं रही। कोई रिंकल हमें नज़र नहीं आता या कोई डलनेस नज़र नहीं आती। अक्सर हम ये देखते हैं कि एक्ट्रेसेस कुछ पफ़ी फेस हो जाता है, लेकिन सज्जल अली का एज इट इज़ वही है। तो हम ये कह सकते हैं एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। येस, यू कैन से दिस। और ये कि वो ट्रीटमेंट्स पे तो मेंटेनेंस लेते रहते हैं ना, हर 3 माह बाद, 6 मंथ्स बाद। अभी उनकी एजिंग वाले रिंकल्स भी नहीं आते या अभी इतनी स्किन लूज भी नहीं होती कि वो पीडियो थ्रेड लिफ्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, हम काफ़ी सेलिब्रिटीज़ अपने क्लिनिक में भी करते हैं जिनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए अपने जो उनसे फॉक्स आई लिफ्ट करा रही होती हैं। इवन मॉडल्स भी, आपको देखा होगा आपने, जो मॉडल्स की जो उनसी आईब्रोज होती हैं वो काफ़ी लिफ्टेड होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की भी। तो ये सारे अपने पीडियो थ्रेड लिफ्टिंग लेती रहती हैं, स्किन बूस्टर्स लेती रहती हैं, बॉटॉक्स लेती रहती हैं, जिससे इनकी जो रिंकल्स हैं वो नहीं आते, फेस लिफ्टेड ही रहती है। तो हमें लगता है कि इन पे तो एजिंग आई ही नहीं। बेसिकली बिहाइंड द सीन्स ये सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि सज्जल अली के साथ साथ उनकी बहन भी इस टाइम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उनका भी एक ड्रास्टिक चेंज हमने देखा कि उन्होंने भी काफ़ी प्रोसीजर्स ली हैं। और सबूर अली के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने लिप फिलर्स भी करवाए हैं और चीक फिलर्स भी करवाए हैं, बोटॉक्स भी करवाए हैं। डॉक्टर रुबाब, अब आपके साथ ज़रा रैपिड फायर का एक सेशन करते हैं। मैं कुछ नाम लूँगी कुछ सेलिब्रिटीज़ के, आपने ये बताना है कि इन्होंने कौन कौन से ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाए हैं। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब। लिप फिलर, फेस लिफ्टिंग कैन बी सर्जिकल, चिन फिलर एंड राइनोप्लास्टी। उज़मा बुखारी। वेट लॉस, फेस लिफ्टिंग। मरियम नवाज़। लिप फिलर, फेस लिफ्टिंग एंड स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट्स। शान रोहेल। लिप फिलर एंड हाइफू ट्रीटमेंट, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स। और पीपल्स पार्टी से अगर हम आसफा भुट्टो जरदारी की बात करते हैं तो उनको क्या लगता है, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट है? आई थिंक शी इज़ नेचुरल, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। शर्मिला फारूकी। लाइट लिप फिलर एंड रेस्ट शी इज़ नेचुरल। अब आते हैं हम कुछ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जिनका ताल्लुक शोबे से है। उनके मैं नाम लूँगी, आपने उनका भी बताना है। हानी आमिर। लिप फिलर्स,
cheek fillers and jawline fillers. आयजा खान, Cheek filler and natural lip filler. बुशरा अंसारी, Lip filler and skin tightening treatments. शाइस्ता लोधी, I think surgical rhinoplasty, cheek fillers and skin booster treatments. फिजा अली, Cheek fillers, natural lip filler and skin tightening procedures. चलो ये बात तो होगी रैपिड फायर। आई होप कि आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ इसका आंसर किया होगा, क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन को हमसे बहुत बेहतर पता होता है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स किसी के फेस पर हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ आम खवातीन की, जो हमारी तरह आम खवातीन हैं या जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं, उन्होंने अपना ख्याल रखने के लिए कौन कौन से ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाने होते हैं या करवाना ज़रूरी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और फिर कितना बजट आपकी जेब में होना चाहिए। अच्छा, इट डिपेंड्स कि किसको क्या स्किन इशू है। ठीक है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है एंड यू थिंक कि आपको ना एक्ने है, ना छाइयाँ हैं, ना आपके रिंकल्स आ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, हाँ। तो यू कैन हैव कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। ठीक है। अब इसमें बेसिक से अगर स्टार्ट करें जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, यू कैन हैव माइक्रोनीडलिंग विद PRPs एंड स्किन बूस्टर्स। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत नेचुरल हैं, और जब आप इसको करते हो तो आपके स्किन का जो कोलेजन है वो इंटरनली खुद ही बूस्ट हो जाता है, बनने लग जाता है। तो आपके जो एजिंग के साइंस हैं वो कम आते हैं, आपकी जो स्किन की टोन है वो इवन रहती है, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट रहता है। लेकिन अगर किसी को एक्ने है, हाँ, अगर खवातीन को या बच्चों को पिगमेंटेशन का इशू आ रहा है, रिंकल्स का इशू आ रहा है, तो उसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसमें हम कंबाइन कर सकते हैं, जिस तरह किसी को रिंकल्स है तो हम उसका माइक्रोनीडलिंग लेज़र के साथ बॉटॉक्स भी कर सकते हैं। अगर किसी का एक्ने का ट्रीटमेंट, तो उसको सिर्फ पहले टॉपिकल क्रीम्स, फेस वॉश और स्किन केयर से हम उनका एक्ने ठीक करेंगे, और फिर जो एक्ने मार्क्स रह जाते हैं खवातीन के, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। उसमें भी हम ऑइंटमेंट्स देते हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट्स होते हैं इसी तरह। लेकिन अगर जैसे कि आपने बात की बजट का, तो ये हम देखते हैं कि फिर किसका बजट कितना है, उसकी कस्टमाइज तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट, एवरेज अमाउंट, इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 5,000। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रुबाब, हमने देखा है सोशल मीडिया का ज़माना है। अब अक्सर ख़वातीन सोशल मीडिया से रिव्यूज़ लेती हैं और वो किसी सैलून या किसी एस्थेटिक क्लिनिक पर जाकर अपने प्रोसीजर शुरू करवा देती हैं, और अक्सर ख़वातीन उस फ्रॉड का शिकार हो जाती हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं या उनका प्रोसीजर ख़राब हो जाता है। अगर किसी खातून ने किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक या सैलून जाना हो, तो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके जो प्रोसीजर हैं वो सही हो सकें, ख़राब ना हो? अच्छा, जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ना, वो आपने ये देखना होता है कि अगर आप कहीं क्लिनिक जा रहे हो या सैलून जा रहे हो, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है। अगर वो डॉक्टर है, एक्सपर्ट एस्थेटिक फिजिशियन है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है इन सारे डिवाइसेस की, तो वही वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियंस, प्लास्टिक सर्जन्स, ये वो सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हो अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज लेके। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी सैलून्स में हमने लेज़र की काफ़ी पिक्चर्स देख रहे होते हैं कि वो लेज़र कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपको उनको नहीं पता होगी कि इसकी एनर्जी कितनी रखनी है, फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, कौन सी स्किन टाइप है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से फिर काफ़ी खवातीन को साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेज़र से उनकी जो स्किन है वो जल जाती है। बिल्कुल। अब तो FDA ने भी काफ़ी वार्निंग्स जारी कर दी हैं कि जिस तरह RF माइक्रोनीडलिंग है, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं इनएक्सपीरियंस लोगों की वजह से काफ़ी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स उसके आ जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो आपकी स्किन के मुताबिक आपका प्रिस्क्रिप्शन बनाए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही डोज, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ आपका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर रुबाब, यहाँ पर मैं भी एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने एक सैलून से हाइड्रा फेशियल करवाया, और हाइड्रा फेशियल करवाने से पहले उस सैलून की जो ब्यूटी एक्सपर्ट थी या मेकअप आर्टिस्ट ही थी, उन्होंने फेस पॉलिशर करवाया, जिसके उनके फेस पे लगा दिया, जिस पॉलिशर के अंदर ब्लीचिंग कंपोनेंट्स भी थे। अब उसको फेस पॉलिश करने के बाद उन्होंने हाइड्रा फेशियल भी उसको दिया, और विद इन 2 days उसकी पूरी स्किन पे एक्नी फैल चुकी थी। तो ये कितना ख़तरनाक है कि अगर आप पॉलिशर पहले करवाते हैं और उसके बाद फिर हाइड्रा फेशियल भी साथ करवा लेते हैं, तो ख़वातीन को कैसे ख्याल रखना चाहिए?
अच्छा, इट्स अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो आप ये देखें, जो पॉलिशर है उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि वो आपकी स्किन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आपका जो स्किन के इंटरनली जाके वो आपकी स्किन पतली कर रहे हैं, आपको रेडनेस आ जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वो तो आपको बिल्कुल भी कराना नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन। जहाँ तक कि हाइड्रा फेशियल की बात है, हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी इट्स अ फेशियल जो आपकी स्किन को क्लींस करता है। ठीक है। जो भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, गंक होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, आपकी स्किन उससे क्लीन होती है, आपके जो वाइट हेड्स होते हैं वो ख़त्म करता है। लेकिन अगर आप हाइड्रा फेशियल भी बहुत एक्सेसिवली अपनी स्किन को आप, क्योंकि उसके अंदर डिवाइसेस होती हैं जो आपकी स्किन को सक करता है अंदर से इम्प्योरिटीज वाला, वो एक होता है। तो अगर वो जो सकर है उसकी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके अंदर, तो आपकी स्किन ऑब्वियसली वो रेड हो जाएगी, वो स्वेल कर जाएगी और आपका स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा और स्किन पे ट्रिगर आपका हो सकता है, एक्ने जो उनसे ट्रिगर हो जाता है। लेकिन इट्स लाइक कि आपने एक अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बंदा आपने उसी से करवाना है। और जो हाइड्रा फेशियल है इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को क्लीन रखता है, आपके वाइट हेड्स एक्ने को फ्लेयर अप नहीं होने देता। लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई रॉन्ग सीरम्स यूज़ कर दिए, ठीक है, एक्ने वाली स्किन पे आपने विटामिन सी एक्टिव एक्ने पे लगा दिया है, रेटिनॉल यूज़ कर दिया, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान होगा और आपका स्किन बैरियर ख़राब हो जाता है। काफ़ी लोगों को ये भी इशू आता है कि जब वो हाइड्रा फेशियल्स कहीं से लेते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाती है, स्किन स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है। तो ये भी उसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मे बी जो उसके अंदर सीरम्स यूज़ हुए हैं या मास्क यूज़ हुआ है वो आपकी स्किन कंसर्न के मुताबिक नहीं था। डॉक्टर साहिबा, हमने तो ये देखा है सैलून्स में आजकल ग्लूटाथायोन भी यूज़ हो रहा है, IV ड्रिप्स भी यूज़ हो रही हैं। ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है? ये ख़तरनाक तभी हैं जब इनएक्सपीरियंस्ड जो उनसे वहाँ पे पर्सन कर रहा है, क्योंकि इट्स नॉट द डोमेन ऑफ सैलून एक्सपर्ट्स, इट्स द डोमेन ऑफ डॉक्टर। तो अगर कुछ मैंने ये भी देखा है कि सैलून्स में डॉक्टर्स अवेलेबल होती हैं तो यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि एक ही सैलून की जगह पे आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे मिल रहे हैं अगर वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है तो। लेकिन अगर सैलून एक्सपर्ट्स ही आपका हाइड्रा फेशियल, आपका जो उनसे लेज़र कर रहे हैं, हेयर रिमूवल लेज़र कर रहे हैं, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबाब जाफरी। आज डॉक्टर रुबाब जाफरी से हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि खूबसूरत दिखना हर खातून का हक है। अपना ख्याल रखें, अपने आप को खूबसूरत रखें, क्योंकि ज़िंदगी में अगर सेहत है, खूबसूरती है, तभी आप भी जवान नज़र आएंगे और फिट नज़र आएंगे। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।